है रेडियो सक्रियता। चलिए, रेडियो सक्रियता के बारे में जब जानने जा रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि केमिस्ट्री का एक पार्ट हो चुका है धातु-अधातु से, टोटल 160 क्वेश्चन डाल चुके हैं, याद रखिएगा। अब चलते हैं रेडियो सक्रियता से और इसमें भी सवाल देखते हैं, अब कितने सवाल हमको आते हैं, देखते चलेंगे। तो पहला सवाल आपके सामने है, रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हम बताएँगे, मैडम क्यूरी ने किया था। मैडम क्यूरी ने रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किए थे। अगर आपसे पूछे दूसरे प्रश्न की बात करें, तो दूसरा प्रश्न है रेडियो सक्रियता की खोज मुख्य रूप से किस वैज्ञानिक ने की थी? बताइए। अगर रेडियो सक्रियता की खोज अगर मुख्य रूप से बताया जाए, तो इसमें हेनरी क्रेलर, देखिए यहाँ पे नाम है इनका क्वेरल, ठीक है? रॉबर्ट पियर क्यूरी, मैडम क्यूरी और उपरोक्त विशेषता भी होंगे क्यूरी, 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 ठीक है? और हेनरी क्वेरल, याद रखिएगा। चलिए, अगर बात करें तीसरा प्रश्न है कृत्रिम रेडियो सक्रियता, आर्टिफिशियल जो रेडियो एक्टिविटी होती है, की खोज किसने की थी बता दीजिए? तो वो थे आयरीन क्यूरी और फ्रेडरिक जूलियट। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए जो सही लगाए वो सही है। चलिए चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है पोलोनियम और रेडियम की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो पोलोनियम तथा रेडियम की खोज का श्रेय किसे जाएगा? मैडम क्यूरी का जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगर बात करें 5वें प्रश्न का, 5वां प्रश्न है सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व कौन-सा है बता दीजिए? सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व कौन-सा है? तो वो है रेडियम आरए, ठीक है? ये भी क्लियर। अगर बात करें छठे प्रश्न का, तो छठा प्रश्न को नोटिस कीजिए, कौन-सा कण जो है हीलियम के नाभिक के समान जो है क्या है? परमाणिवक है। क्या है? परमाणिवक है, संरचना रखता है। बताएँगे? तो वो है अल्फ़ा कण, ठीक है? मतलब प्रामाणिक रूप से रहता है, याद रखेंगे। नाम ऐसा-ऐसा दे दिया। चलिए, 7वां प्रश्न क्या है? 7वां प्रश्न है रदरफोर्ड ने अल्फ़ा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज की थी? बताइए। मतलब अल्फ़ा कण जो है अल्फ़ा कण के द्वारा जो है रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया और उसमें उसके द्वारा क्या खोजे बता दीजिए? तो हम बताएँगे नाभिक का खोज किया। ठीक है? तीसरा प्रश्न। अगर आपसे पूछे 8वां प्रश्न, 8वां प्रश्न पूछे कि सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन-सा है? बता दीजिए। तो हम बताएँगे ट्राइटियम बता देंगे, ऑप्शन नंबर बी, है ना? ये सब चीज़ समझते हुए चलना है। अच्छा, 9वां प्रश्न बता देंगे। 9वां प्रश्न बताइए। 9वां प्रश्न है कोबाल्ट 60, मतलब कोबाल्ट 60 जो है का उपयोग जो है किस रोग के उपचार के लिए करते हैं? तो हम कैंसर के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, है ना? चलिए, 10वां प्रश्न 10वां प्रश्न है भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन-सा है? अप्सरा है, ठीक है? 11वां प्रश्न 11वां प्रश्न है अप्सरा परमाणु रिएक्टर की स्थापना जो है ट्रम्बे, मुंबई में जो है किस वर्ष की गई थी? बताइए। अप्सरा परमाणु रिएक्टर की स्थापना की गई थी मुंबई में, जहाँ पे ट्रॉम्बे नाम का जगह था। तो बताइए किस वर्ष हुआ था? तो हम बताएँगे 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगर मान लीजिए पूछते हैं 12वां प्रश्न कि किन किरणों की वेधन क्षमता जो होती है सबसे उच्च होता है वेधन क्षमता, तो हम बताएँगे गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे उच्च होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा-सा एडिट करना भूल गया। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ अल्फ़ा कण, बीटा कण और गामा कण, ठीक है? गामा कण। किरणें की वेधन क्षमता अगर पूछे, का सबसे आरोही क्रम में अगर बताना है मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है आपको, बताइए तो आगे क्या होगा? अल्फ़ा होगा कि बीटा होगा? तो पहले तो हमको वेधन क्षमता के अनुसार तो गामा होगा, क्योंकि हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में समझाना है, आरोही क्रम में। तो गामा, उसके बाद बीटा, उसके बाद हमारा अल्फा होगा। क्या ये बात सत्य है? एकदम अल्फा सबसे लास्ट में होगा, वेधन क्षमता में। चलिए, अगर बात करें 14 प्रश्न क्या रेडियो सक्रियता के मात्रक क्या है? बताइए रेडियो सक्रियता के मात्रक। तो हम बताएँगे मात्रक जो हैं, मात्रक 2 गो है इसका रेडियो सक्रियता का। बेकेरेल क्योंकि जिसने खोजा था उनका क्यूरी, यही 2 आते हैं। ठीक है? तो ए और बी दोनों, बी आंसर होगा। चलिए 15वां प्रश्न बता दीजिए। 15वां प्रश्न है कि रेडियो सक्रियता जो है किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? बता दीजिए। तो हम बताएँगे गीगर मूलर जो काउंटर होते हैं, जिसे हम जीएम काउंटर भी बोलते हैं।
समझ गए? इसी के द्वारा मापा जाता है। अच्छा, 16वां प्रश्न बता दीजिए। इसमें भी 60 क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किस कण की आयन क्षमता जो होती है, सबसे अधिक होती है? किसकी आयन क्षमता सबसे अधिक होगा? तो अल्फा कण का आयन होगा। और अगर वेधन क्षमता पूछे तो गामा का सबसे ज़्यादा होगा। वेधन क्षमता सबसे कम किसका होगा? अल्फा कण का, है ना? याद रखिएगा। बीटा बेचारा मिडिल है। अगर मान लीजिए 17वां प्रश्न है, नाभिकीय जो भौतिक है का जनक जो है किसे कहा जाता है? नाभिकीय भौतिक का जनक किसे कहते हैं? रदरफोर्ड को कहते हैं। ठीक है? किसे कहेंगे? रदरफोर्ड को। चलिए, 18वां प्रश्न क्या है बताइए? 18वां प्रश्न है, सर्वप्रथम परमाणु रिएक्टर किसने तैयार किया था? बताइए। सर्वप्रथम परमाणु रिएक्टर किसने तैयार किया था, बता दीजिए। तो हम बताएंगे एनरिको फर्मी ने। एनरिको फर्मी ने किया था। और कब किया था? 1942 में किया था, 1942 में। चलिए 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है, भारत में नाभिकीय अनुसंधान को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? बताइए। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दिया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दिया जाता है। 20वां प्रश्न बताइए। 20वां प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक मॉडरेट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? मॉडरेट के रूप में किसका करते हैं? D2 का, क्या और किसी का? तो ग्रेफाइट और भारी जल दोनों का करते हैं, खाली D2 का ही नहीं। चलिए 21वां प्रश्न बता दीजिए, फटाफट बताइए, फटाफट नंबर लाइए। परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर है। चलिए ये हो गए। 22 सवाल बताइए। 22 है, यूरेनियम के आइसोटोप का उपयोग जो है परमाणु रिएक्टर में किस रूप में होता है? बताइए। यूरेनियम के आइसोटोप का जो उपयोग है परमाणु रिएक्टर में किस रूप में होता है? तो हम बताएंगे ईंधन के रूप में होता है, फ्यूल के रूप में होता है। अच्छा, ये भी क्लियर हो गए। 23वां प्रश्न बताइए। एमसीक्यू दीजिए, शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? बताइए। आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं, तो हम बताएंगे सोडियम 24, Na24। ठीक है, सोडियम का ही बोला जाता है 24। चलिए 24 सवाल आ चुके हैं। 24 सवाल ये है कि जीवाश्मों की आयु का अनुमान लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए। जीवाश्मों की आयु का अनुमान लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हम बताएंगे रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। चलिए 25 क्वेश्चन नंबर 25 है, चर्म रोगों के उपचारों में जो है किस रेडियो समस्थानिक मतलब आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो हम बताएंगे रेडियो फास्फोरस का करते हैं। रेडियो फास्फोरस का करते हैं। आगे चलें। चलिए 26 सवाल है। 26 है, रेडियो सक्रिय विखंडन से उत्पन्न नए तत्व क्या कहलाते हैं? बता दीजिए, क्या कहलाएंगे? तो हम बताएंगे, देखिए इसमें जो है डाउटर एलिमेंट कहलाता है। सन संतति तत्व बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा। 27 सवाल है कि हाइड्रोजन बम जो है किस नाभिकीय प्रक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय प्रक्रिया देखिए, परमाणु बम विखंडन पर, तो संलयन पर ये है हाइड्रोजन बम। ठीक है, क्लियर। चलिए नाभिकीय संलयन पर। 28 सवाल 28 है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगर पूछे तो 3 अगस्त 1954 बताना है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए 29 सवाल बता दीजिए। 29 है, रेडियो सक्रिय श्रेणी श्रेणियां जो हैं कितने प्रकार की होती है? तो रेडियो सक्रिय श्रेणियां जो हैं कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार के हैं, तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। कौन-कौन है? थ्योरियम, ठीक है, नेपच्यूनियम, यूरेनियम, यूरेनियम एक्टिनियम, ये सब श्रेणी में आते हैं, याद रखिएगा। 4 प्रकार का होता है ना। 30वां प्रश्न क्या है? बता दीजिए कि किसी तत्व के नाभिक में मतलब नाभिक से बीटा कण के उत्सर्जन से उसे या उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए उसके या उससे जो द्रव्यमान होते हैं, मास जो होते हैं, पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यही है कि द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे यही सवाल पूछे 31 सवाल कि किसके उत्सर्जन से समभारिक मतलब आइसोबार उत्पन्न होता है? तो हम बताएंगे बीटा किरणों से होता है। किससे? बीटा किरणों से आइसोबार उत्पन्न होता है। ठीक है, मतलब बीटा किरणों के उत्सर्जन से आइसोबार होता है।
चलिए 32 सवाल है। 32 है कि गामा किरणों या गामा किरण बोलिए या गामा किरणों बोलिए, किस प्रकार का विकिरण है? बता दीजिए। तो ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ठीक है? अगर मान लीजिए 33वां प्रश्न पूछे, परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ स्थित है? बताइए, संपूर्ण द्रव्यमान जो है कहाँ स्थित है बता दीजिए। तो नाभिक में है। कहाँ है? नाभिक में। 34 प्रश्न, बीटा किरणों का वेग जो है प्रकाश के वेग का लगभग कितना भाग होता है? बताइए। 9/10 भाग होता है। 9/10 भाग होता है। चलिए 35वां प्रश्न है, अल्फा किरणों का वेग प्रकाश के वेग का लगभग कितना भाग होता है? बता दीजिए। तो 1/10 भाग होता है। ठीक है। चलिए 36 सवाल है, यूरेनियम के परमाणु क्रमांक 92 से आगे वाले तत्व को क्या कहा जाता है? तो उसे हम ट्रांस यूरेनियम तत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 92 से आगे अगर होगा तो उस तत्व को हम ट्रांस यूरेनियम तत्व कहेंगे। अल्फा कणों की प्रकृति कैसी होती है? बता दीजिए। मतलब नेचर इसका कैसा है अल्फा कण का? तो हम बनाएंगे कि धन आवेशित है। क्या है? धन प्लस वाला है, धन आवेशित। किन किरणों का द्रव्यमान जो है शून्य होता है? शून्य होता है, बताइए। वो शून्य कहिए, उदासीन कहिए, जो करना कर दीजिए। तो हम बताएंगे गामा किरण का। गामा किरण कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 39, 39 सवाल है, किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिकीय क्षय के फलस्वरूप निर्मित नया नाभिकीय मूल नाभिक से कैसा होता है? बताइए। मूल नाभिक से कैसा होता है? बता दीजिए। तो हम बताएंगे अधिक अस्थायी होता है। क्या होता है? अधिक अस्थायी होता है। चलिए 40वां प्रश्न बताएंगे, बीटा किरणों पर जो है अवशेष की प्राकृतिक क्या होती है? अवशेष की प्राकृतिक अगर पूछे क्या होती है, तो हम बताएंगे ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए 41 सवाल, 41 है कि किस रेडियम सक्रिय श्रेणी का निर्माण जो है कृत्रिम समस्थानिकों द्वारा होता है? बता दीजिए। तो हम बताएंगे नेपच्यूनियम या नेपच्यूनियम श्रेणी में होता है। देखिए नेपच्यून बोलिए, नेपच्यून यूनियम अलग कर दीजिए। ठीक है, श्रेणी में होता है। चलिए 42, थोरियम रेडियो सक्रिय श्रेणी का प्रथम तत्व जो होता है, फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं, कौन सा होता है? बता दीजिए। तो 32 होता है, मतलब 32 कहने का मतलब 232 होता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये भी क्लियर होगा। चलिए 43 सवाल है, 43 सवाल क्या है कि यूरेनियम रेडियो सक्रिय श्रेणी का प्रथम तत्व क्या है? बताएंगे प्रथम तत्व यूरेनियम रेडियो सक्रिय श्रेणी का तो 238 होता है, यूरेनियम 238। चलिए चलिए नेपच्यूनियम 44वां प्रश्न, नेपच्यूनियम रेडियो सक्रिय श्रेणी का प्रथम तत्व जो है कौन सा है? बता दीजिए। तो हम बताएंगे नेपच्यूनियम 237 है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। आगे चलें। चलिए 45वां प्रश्न, 45वां प्रश्न है कि पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? किस विधि का प्रयोग होता है? यूरेनियम लेड आयु गणना का होता है, मतलब यूपीवी डेटिंग का होता है। क्लियर? चलिए 46 सवाल हैं। 46 सवाल बताइए। 46 सवाल है कि तेल के कुओं के अध्ययन एवं पाइपलाइन में जो रिसाव होते हैं, रिसाव का पता लगाने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग करते हैं? तो हम बताएंगे सोडियम 24 का करते हैं। ठीक है, क्लियर, यानी 24। चलिए 47 सवाल है, आपके स्क्रीन पर है, बताएंगे ट्यूमर की जांच जो है, जांच में किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे। तो हम बताएंगे आर्सेनिक 74 का करते हैं। आर्सेनिक 74 का करते हैं, याद रखिएगा। आगे चलिए और समझते हुए चलते 48। 48 क्या है कि थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच और उपचार के लिए किसका उपयोग होता है? जांच के लिए किसका उपयोग होता है? आयोडीन 131 का होता है, मतलब 131 का। चलिए आगे चलेंगे। 49 सवाल क्या है? 49 है कि रक्त प्रवाह ब्लड फ्लो का वेग मापने के लिए किस रेडियो
समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है? तो सोडियम का इस्तेमाल होता है, Na का इस्तेमाल होता है। चलिए, 50वां प्रश्न है। 50वां है कि अनाज, सब्जी और मछली आदि को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो गामा किरण का इस्तेमाल होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है? आगे चलेंगे 51 है। 51 सवाल है कि मृदा जो मिट्टी होता है, मिट्टी में नमी की मात्रा ज्ञात करने और सड़क निर्माण में इसका उपयोग होता है। तो किसका उपयोग होता है? तो कैलिफोर्नियम 252 का होता है। कहाँ है 252? यहाँ पे है। 252 बोलिए, ऐसे 252 बोलते हैं याद करने के लिए, कैलिफोर्नियम। अगर मान लीजिए 52 सवाल आपसे पूछे, 52 है कि पौधों में उर्वरकों के प्रभाव की जांच करने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम बताएंगे कार्बन डेटिंग का, मतलब C14 का, मतलब C14 का, कार्बन 14। 53 सवाल क्या है? तो 53 सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के अध्ययन में किसका उपयोग होता है? तो हम बताएंगे फास्फोरस 32 का होता है। ठीक है, चलिए चलिए 53 सवाल की बात करते हैं। 53 सवाल क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अध्ययन में किसका उपयोग होता है? बताएंगे किसका उपयोग होगा? तो फास्फोरस 32 का होगा, 32। आगे बात करें, आगे सवाल है 54 क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? यूरेनियम की रेडियो एक्टिव विघटन के परिणाम स्वरूप अंततः क्या प्राप्त होता है? तो हम बताएंगे सीसा प्राप्त होता है, पीबी प्राप्त होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है 55 सवाल। 55 सवाल क्या है? संवर्धित यूरेनियम में जो है किस समस्थानिक का अंश जो है कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है? बता दीजिए। तो यूरेनियम 235 बढ़ाया जाता है, याद रखने वाली बात है। आगे चलिए, 56 सवाल क्या है? बता दीजिए। 56 है कि शून्य पावर रिएक्टर, जीरो पावर रिएक्टर का प्रयोग जो है किस कार्य के लिए किया जाता है? तो हम बताएंगे केवल अनुसंधान कार्यों के लिए किया जाता है, ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए 57 सवाल आ गए। 57 सवाल क्या है? सुन लीजिए। खनिज और चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो हम बताएंगे इसमें आपको जो है लगभग सभी हो जाएंगे, उपरोक्त में से सभी। यूरेनियम लेड का जो है आपका आ जाएगा, आयु गणना हो जाएंगे, और पोटेशियम आयरन का हो जाएगा, आपको स्ट्रोंशियम का हो जाएगा, ये सब याद रखिएगा। रूबिडियम और स्ट्रोंशियम की आयु का गणना किया जाएगा, ये भी मान लीजिए। चलिए 58 सवाल क्या है? 58 सवाल है कि अस्थि रोग, मतलब हड्डी का रोग जो होता है, के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बता दीजिएंगे। फास्फोरस 32 का उपयोग करते हैं। 59 सवाल, पेट्रोलियम भंडारों की खोज में जो है किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? बता देंगे। तो अमेरिकन 241, अमेरिकन 241 का प्रयोग होता है। चलिए 60वां प्रश्न, 60वां प्रश्न है सोना, गोल्ड प्राकृतिक में किस अवस्था में पाया जाता है? बता दीजिए। तो मुक्त अवस्था में, या क्या बोलते हैं, कछारी निक्षेप में पाया जाता है, ये बात ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गए? चलिए अब देखते हैं कार्बनिक रसायन से जो सवाल बन सकते हैं, हम वो क्लियर करते हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त की जाती है क्या, कौन सा गैस? सीएनजी। सीएनजी गैस में जो है मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सीएनजी में मीथेन, सीएनजी में इथेन, सीएनजी में प्रोपेन, उपरोक्त में से सभी पाए जाते हैं, ये बात को नोट कर लीजिए। अच्छा जी, और भी सवाल देख ले। दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है कि किस यौगिक को सभी एलिफैटिक यौगिकों का आधार माना जाता है? तो किस को, मतलब कौन सा ऐसा यौगिक है जिसे सभी एलिफैटिक यौगिक का आधार माना जाता है? बता दीजिए, कमेंट करते हैं तो बताएंगे। तो हम बताएंगे हमारा मीथेन जो होता है वही इंपॉर्टेंट है। क्या मीथेन है? प्लीज कमेंट करेंगे तो एकदम अवश्य। CH4, मीथेन को ही CH4 बोला जाता है, ये हम जानते हैं, मीथेन का सूत्र है। चलिएगा तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तीसरा प्रश्न क्या है सुनिए। तीसरा प्रश्न है मीथेन के अपघटन से प्राप्त जो स्याही है, इंक जो है, का प्रयोग जो है मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है? बताइए किस कार्य के लिए करेगा? तो छपाई के लिए करेगा, पेंटिंग के लिए करेगा, और किसके लिए करेगा, है ना? चलिए चौथे प्रश्न की बात करें। चौथा प्रश्न क्या है बताएंगे। चौथा प्रश्न है ऑटोमोबाइल इंजनों में जो है प्रति हिम
क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब एंटी फ्रीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बता सकते हैं तो बताइए। तो हम नहीं ना, ऑटोमोबाइल के इंजन में पूछ रहा है ना, वाहनों के इंजनों में उत्पन्न होने वाला जो धात्विक ध्वनि अगर पूछता तो अब स्फोटेन बोलते, लेकिन यहाँ पे एंटी फ्रीज के रूप में हम बोलेंगे। तो हम बताएंगे एथिलीन ग्लाइकॉल। तो एथिलीन ग्लाइकॉल कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर हो गया? और इसका सूत्र पता है क्या होता है? C2H6O2 होता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलेंगे और बात करेंगे, पांचवें प्रश्न की बात करेंगे। पांचवा प्रश्न है वाहनों के इंजनों। वाहनों के इंजनों में उत्पन्न धात्विक ध्वनि को क्या कहा जाता है? बताइए। धात्विक ध्वनि को क्या कहिएगा? बताएंगे। तो हम बताएंगे धात्विक ध्वनि हो गई, मेटल जो साउंड होते हैं उसे हम अपस्फोटेन बोलते हैं। ठीक है? क्या बोलते हैं? अपस्फोटेन बोलते हैं, किंग बोलते हैं। कौन सा किंग बोलते हैं बताइए तो। चलिए आगे सवाल है, वुड स्पिरिट, ठीक है, स्पिरिट के नाम से किस अल्कोहल को जाना जाता है? बताएंगे। किस अल्कोहल को जानेंगे? बताइए, कमेंट करेंगे। तो हम मिथाइल जो अल्कोहल होता है उसे, मिथाइल अल्कोहल को। चलिए ये बात तो है। सातवां प्रश्न बताएंगे तो। सातवां प्रश्न है रसोई गैस एलपीजी मुख्य रूप से किन गैसों का मिश्रण होता है जी? एलपीजी बताएंगे। हम चाहते हैं कि आप बताइए। तो हम बताएंगे ब्यूटेन प्रोपेन। क्या बोलेंगे? ब्यूटेन प्रोपेन। ब्यूटेन एंड प्रोपेन कहाँ है? यहाँ पे गलत है, ब्यूटेन और प्रोपेन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है सातवां प्रश्न का भी। चलिए आठवां प्रश्न बताएंगे। आठवां प्रश्न है एलपीजी सिलेंडरों में गैस रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? बताएंगे क्या मिलाया जाएगा? मिथिल आइसोसाइनाइड मिलाया जाएगा कि कुछ और मिलाया जाएगा? प्लीज कमेंट करेंगे, प्लीज कमेंट करेंगे। अगर मान लीजिए घरेलू जो एलपीजी गैस है उसमें अगर रिसाव हो रहा है, उसको पता करना है, तो कैसे पता करेंगे बता दीजिए। तो उसके लिए भाई समझना क्या पड़ेगा, मिथाइल मैरकैम्प्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? मिथाइल मैरकैम्प्ट या मरकैम्प्ट बोल सकते हैं। कैम्प्ट ऐसे बोलते हैं, कैम्प्ट भी बोल देता है कहीं कहीं, तो टेंशन नहीं है। चलिए ये बात तो हो गया। आगे चलेंगे, नौवां प्रश्न आ चुके हैं, इसमें भी 7 प्रश्न होंगे। नौवां प्रश्न है कि वर्ष 1984 में, मतलब 1984 में भोपाल गैस त्रस्ती किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो उसमें जो मिथाइल है आइसोसाइनाइड होते हैं, MIC शॉर्ट में देता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये गैस का रिसाव हुआ था जिसके कारण कई लोग मृत्यु के लोक में चले गए थे। 10वां प्रश्न है धान की खेतों या धान की खेती जो होती है उसमें किस ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन सबसे अधिक होता है? कौन सा ग्रीन हाउस का उत्सर्जन होता है ये? बताइए। क्या मीथेन का होगा कि और किसी का नहीं होगा? 10वां प्रश्न का जवाब देंगे मीथेन का ही होगा ना सर, CH4 का ही ना होगा, है कि नहीं? समझ गए होंगे। चलिए आगे चले। आगे सवाल है 11वां प्रश्न। अब 11वां प्रश्न आ चुका है, तो 11वें प्रश्न को समझने के लिए 11वां प्रश्न की तरफ सोचना पड़ेगा। कैसे सोचेंगे? तो देखिए कैसे सोचते हैं। IUPAC ये जो है इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, पूर्ण नाम पूछ रहा है, बताइए पूर्ण रूप से इसका नाम बताइए। तो इसका जो है आई से होता है इंटरनेशनल, यू से होता है यूनियन, तो इंटरनेशनल यूनियन। चलिए ठीक है, ये तो खत्म हो गया। ठीक है, ऑफ तो लगेंगे ही लगेंगे ही। प्योर होंगे, फिजिकल नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर यही सही होंगे ना, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो IUPAC का पूर्ण रूप याद रखिएगा क्योंकि ये ही केमिस्ट्री में पढ़ना है, ये सब कोड आता है इसमें। चलिए जैसे कि पूछते 12वां प्रश्न, किस यौगिक को सभी एरोमेटिक यौगिकों का आधार माना जाता है? क्या माना जाता है? एरोमेटिक यौगिकों का आधार माना जाता है, बता दीजिए। तो बेंजीन माना जाता है, C6H6 बोलते हैं। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया गया था? बताइए किस रूप से संश्लेषित किया गया था, बताइए। तो ये है यूरिया। यूरिया है तो यूरिया का सूत्र बता दीजिए और बताइए। अब यूरिया आ गया है, अब यूरिया का सूत्र आपसे पूछे तो हम बताएंगे NH2। देखिए सूत्र दिया हुआ है NH2CO NH2 फिर हो जाएगा, यही यूरिया का सूत्र है जो कृत्रिम रूप से मानव द्वारा बनाया जाता है ना। चलिए 14 प्रश्न आ चुके हैं। 14 प्रश्न है यूरिया का संश्लेषण वर्ष 1828 में किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो हम बताएंगे फ्रेडरिक बोहर, मतलब फ्रेडरिक
वो हेलर बोल देंगे। ऑप्शन नंबर बी इनका सही है। ये तो करेंगे। आगे देखते हैं। ये बताइए, सूत्र है COCl2 है, ठीक है, सूत्र इसका है। तो किस गैस को कार्बनिक क्लोराइड क्या बोलते हैं? कार्बनिक क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। बताएंगे। फॉजी मतलब फॉजिन गैस जो होते हैं वही होते हैं। क्या होते हैं? फॉजिन गैस। चलिए आगे चलेंगे, 16वां प्रश्न की बात करेंगे। 16वां प्रश्न है प्रस्थितक फ्रियोन। क्या बोलेंगे? फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? बता दीजिए। डाई क्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न है शुष्क विरंजन के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? मतलब ड्राई ब्लीचिंग जो होते हैं पाउडर, उसके लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। H2O2 का इस्तेमाल करते हैं, है ना? याद रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे। 18वें प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 18वां प्रश्न है मीठे शीतल जो पेय होते हैं, पेय मतलब पीने वाला, ड्रिंकिंग, बताएंगे का प्रमुख घटक क्या होता है? बता दीजिए। तो इसका आपको बताना होगा। मीठे शीतल जो पेय होते हैं, पेय होते हैं, पेय मतलब पेय, बताइए। तो इसका 18वां प्रश्न का जवाब आपके स्क्रीन पर होनी चाहिए कि इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनेटेड जल होते हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। 18वां प्रश्न हो चुके हैं। अब चलते हैं 19वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न क्या है कि जल को उबलने या उबालने से दूर होने वाली कठोरता कि प्राकृतिक क्या होती है? मतलब जल को उबालिएगा, गर्म कीजिएगा, तो उसमें कठोरता जो है थोड़ा-सा जो है नेचुरल रूप से क्या कहलाएगा? उसमें कठोरता जो होती है, दूर होने लगती है कठोरता, तो बताइएगा, उसे क्या कहेंगे? 19वां प्रश्न का जवाब दीजिए। अस्थायी कठोरता कहेंगे, अस्थायी है, स्थायी रूप से है ही नहीं। चलिए, नायलॉन का नाम सुने होंगे। देखिए नायलॉन को ऐसे भी लिखते हैं। बताइए किस प्रकार का पदार्थ है? कृत्रिम बहुलक है ना, सिंथेटिक पॉलीमर है। क्या ये बात सत्य है? बताएँगे, एकदम सत्य है, इसमें सोचना ही नहीं है। चलिए आगे चलेंगे। आ जाइए 21 सवाल आ चुके हैं, आपके स्क्रीन पर है और इसके बारे में बता दीजिए। तो 21 है कि स्पिरिट ऑफ वाइन किस कार्बनिक यौगिक को कहा जाता है? तो एथिल अल्कोहल को ही कहते हैं ना। एथिल अल्कोहल या एथिलीन अल्कोहल कह दीजिए, जिसका सूत्र जो होता है वो होता है C2H5OH होता है। ठीक है, ये हम बढ़िया से कर दिए, लिख दिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी है, जो कि सही जवाब है और एकदम बहुत ही अच्छा जवाब है। चलिए आगे चलते हैं। 22 सवाल। चलिए 22 सवाल है। 22 सवाल क्या है कि ग्रेन अल्कोहल क्या बोलते हैं? ग्रेन अल्कोहल के नाम से किसे जाना जाता है? बता दीजिए। बताएंगे? तो हमको इसका मतलब आपको बताना है कि क्या होगा। अब ग्रेन अल्कोहल पूछते रहे हैं, अब हमको समझ ही नहीं आ रहा है, तो आप बताइए क्या होगा? प्लीज कमेंट करेंगे। चलिए जवाब देंगे एथिल अल्कोहल को। ठीक है, एथिल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब देंगे, एथिल अल्कोहल, जिसका सूत्र होता है C2H5 और OH होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलेंगे। 23 क्वेश्चन नंबर है आपके स्क्रीन पर कि वनस्पति तेलों के जो है हाइड्रोजनीकरण जो होते हैं में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? निकेल का प्रयोग करते हैं। ये बात सत्य है? सत्य है। चलिए आगे चलेंगे और 24 सवाल की बात करें। 24 सवाल क्या है? तो कच्ची चीनी जो होती है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? किस चारकोल का प्रयोग करते हैं? तो एनिमल चारकोल का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? एनिमल चारकोल का प्रयोग करते हैं। ये भी बात मान लीजिए। ये भी बात मान लीजिए। चलिए आगे चलें। 25 सवाल आ चुके हैं। 25 है कार्बो है, लेकिन कार्बनिक खाली है। सवाल सही है, 1 मिनट रुक जाइए। सवाल को चेक करने दीजिए। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसे हम बोलते हैं COOH तथा अल्कोहल OH के मध्य होने वाले अभिक्रिया क्या कहलाते हैं? मतलब क्या कहलाता है बताइए? तो स्टीरीन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टीरीन कहलाता है। ये बात तो समझ गए। अगर मान लीजिए हम सवाल सही है ये, ठीक है। 26 सवाल क्या है? बता दीजिए। 26 सवाल है कि किस पदार्थ का प्रयोग, ठीक है, किस पदार्थ का प्रयोग जो है निश्चेतक के रूप में, मतलब बेहोशी के रूप में, ठीक है, बेहोश करने वाला दवाई या हँसने वाला दवाई कह सकते हैं इसे।
तो बेहोश करने वाली दवाई के रूप में देखें तो हँसने के हिसाब से हम देखते हैं तो क्या बोलते हैं? नाइट्रेट ऑक्साइड। लेकिन बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, हम जानते हैं। और CHCl बोलते हैं और 3 लिख देते हैं क्लोरोफिल का। यही होता है ना क्लोरोफिल का सूत्र। प्लीज़ कमेंट करेंगे, क्या ये सूत्र सही है क्लोरोफिल? तो एकदम सही है, इसमें सोचना ही नहीं। चलिए, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसे, क्लोरोफिल बोल दिया, क्षमा चाहते हैं क्लोरोफॉर्म। 27 क्वेश्चन हमारे फलों को जो है कृत्रिम रूप से जो मानव द्वारा जो है पकाने की क्रिया जो है, किस रसायन का हम प्रयोग करते हैं पकाने के लिए? बता सकते हैं तो बता दीजिए। तो हम इसमें बता देंगे 27 का सवाल आपसे पूछे, तो हम बता देंगे। क्या बताइएगा? बताइए प्लीज़। ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड को ही बोलते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं, कैल्शियम कार्बाइड का याद रखिएगा। चलिए, आगे चलेंगे। 28वां प्रश्न है। 28वां प्रश्न है शहद, हनी में पाए जाने वाला सबसे जो प्रमुख जो घटक होते हैं, प्रचूर मैं तो लिख रहा था, प्रमुख घटक जो है कौन-सा है बताइए? तो फ्रक्टोज है। क्या है? फ्रक्टोज है। शहद में पाए जाने वाला, ठीक है। 29 सवाल, किस कार्बनिक रसायन को जो है इक्टोहार्मोन्स या फेरोमोन्स कहा जाता है? बताइए, इक्टोहार्मोन्स या फेरोमोन्स कहा जाता है? फेरोमोन्स को कहते हैं। चलिए प्रश्न है, किण्वन की प्रक्रिया को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने समझाया था? किण्वन की प्रक्रिया को तो हम बताएंगे लुईस पाश्चर ने समझाया था। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं, एक बात ध्यान रखिएगा। चलिए, रासायनिक विज्ञान के हैं, तो वैज्ञानिक हैं ये। चलिए, 31 सवाल। 31 सवाल क्या है कि इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए जो है किस निर्जलीकरण अभिकर्मक, ठीक है, एजेंट का उपयोग किया जाता है? बताएँगे। तो हम बताएँगे सांद्रण का करेंगे या किसी और का करेंगे? प्लीज़ कमेंट करेंगे। अब मान लीजिए आपसे पूछते कि इथेनॉल को जो है ईंधन में परिवर्तित करना है। अब इथेनॉल की बात हो रही है तो इथेनॉल की प्रक्रिया को समझना होगा, है ना? तो इसके लिए आपको बताइए, प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो इसका आंसर है सांद्रण सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी जो लगाएँगे वो सही लगाएँगे। चलिए आगे चलते हैं। 32 सवाल की बात करते हैं। 32 है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कच्चे फल को पकाने के लिए बताइए। एसिटिलीन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, एसिटिलीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? कच्चे फलों के लिए। 32 का आंसर का जवाब दीजिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए 33 सवाल की बात करें, तो संशोधित स्पिरिट में जो है एथिल अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? बताएँगे एथिल अल्कोहल की मात्रा क्या होगा? 33 का तो 95.6% होता है, ठीक है? चलिए 34 सवाल देख लीजिए आप। 34 सवाल क्या है? 34 है कि नेल पेंट हटाने वाले द्रव में मुख्य रूप से किस विलायक का उपयोग किया जाता है? बताएँगे। अगर मान लीजिए नेल पेंट है, उसे हटाने के लिए तो एसीटोन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? एसीटोन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा आपसे पूछते हैं 35 सवाल कि 35 सवाल क्या है कि लौंग के तेल जो होते हैं, में जो है निम्नलिखित में से कौन-सा मुख्य यौगिक पाया जाता है? बताइए लौंग के तेल में तो यूजीनॉल पाया जाता है, ये बात तो हम जानते हैं। चलिए ये भी बात क्लियर हो गई। अगर आपसे पूछते 36 सवाल 36 सवाल है कि पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए किस गैस का प्रयोग मुख्य रूप से हम लोग करते हैं? तो अश्रु गैस का प्रयोग करते हैं भीड़ हटाने के लिए, ये हम जानते हैं। चलिए आपसे पूछे 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना द्वारा, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के युद्ध में जर्मनी की सेना द्वारा किस रासायनिक हथियारों का प्रयोग जो है ब्रिटेन एवं कनाडा की सेनाओं के विरोध किया गया था? कनाडा के सेना के विरुद्ध किया गया था, तो मास्टर गैस का इस्तेमाल किया गया था। ये बात है कि नहीं? बता दीजिए। बताएँगे? तो मास्टर गैस का सूत्र अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा? तो मास्टर गैस को ही सल्फर मस्टर्ड भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसका सूत्र जो होता है, ये होता है C4, ठीक है? H8 याद रखिएगा, Cl2S होता है, ठीक है? याद रखिएगा मास्टर गैस का सूत्र होता है और ये युद्ध में किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में। चलिए 38 सवाल क्या है कि एस्पिरिन, ठीक है? एस्पिरिन बोलते हैं इसे, एस्पिरिन का प्रयोग जो है मुख्य रूप से किस उपचार में किया जाता है? एस्पिरिन का। एस्पिरिन का देखते हैं सुई पड़ता है तो एस्पिरिन रखते हैं, एस्पिरिन रखते हैं, है ना? तो ज्वार हो गया, दर्द हो गया, जलन हो गया, इस सब में रखते हैं। ठीक है? याद रखिएगा। चलिए, अग्निशामक जो होते हैं, बस जो फायर फायर जो होते हैं, आग में चलने के लिए प्रूफ जो कपड़े होते हैं, कि आग आग में कूदिए कोई बात नहीं, नहीं जलेगा। तो बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? अग्निशामक जो कपड़े हैं, उसको बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं बता दीजिए? अग्निशामक के रूप नायलॉन या किसी और का बताइए। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, एस्बेस्टॉस
एसवी याद क्या? स्टार्स, एसवी स्टार्स को इस्तेमाल करते हैं। चलिए, बड़ी प्रश्न बड़ी प्रश्न है कि कपड़ों से कीड़ों को दूर रखने वाली गोलियां बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए। तो नेफ्थलीन का इस्तेमाल किया जाता है। क्या बोलते हैं? नेफ्थलीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कपड़ों से कीड़ों को दूर करना है तो। चलिए 41 सवाल। 41 सवाल है कि मधुमेह से पीड़ित रोगियों के मूत्र में जो है किस अम्ल का अधिकता पाई जाती है? कौन सा अम्ल होता है? तो हम बताएंगे एसिटो एसिड अम्ल होते हैं। एसिटो एसिड अम्ल का सूत्र किसी को बढ़िया से कर देते हैं, C4H6O3 है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 42 सवाल है। 42 है कि फार्मेलिन निम्नलिखित में से किस घोल का एक जलीय विलयन है? मतलब जलीय विलयन है, ये बताइए। तो कौन सा? फार्मेलिन। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन के हिसाब से। तो ये जो है मिथनॉल और फार्मोल फार्मिल फार्मिल्ड जो हाइड होते हैं, फार्मिल्ड हाइड के 40% घोल का है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी जो है ये सही दिख रहा है कि मतलब मिथनॉल कह दीजिए, मिथनॉल का 40% घोल कर दीजिए, या फार्मिल्ड हाइड का 40% का घोल कर दीजिए। एक ही है, ठीक है। चलिए 43 सवाल। 43 है कि चूल्हे के नियंत्रण के लिए किस रसायन पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे। तो हम बताएंगे रोडेंटिसाइड रसायन का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए पूछते 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न है कि धूम्र कुहरा में उपस्थित वह कौन सा रसायन है जो आंखों में जलन पैदा करता है? आंखों में जलन पैदा करता है। तो हम बताएंगे पॉरेक्स एसिटिक नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम PAN बोलते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 45 सवाल। पॉलीथीन का निर्माण जो है किसके बहुलीकरण द्वारा किया जाता है? तो एथिलीन द्वारा करते हैं, C2H4 द्वारा करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? C2H4 द्वारा करते हैं। ये भी क्लियर हो गया। आगे चलें। 46 सवाल आ गए। 46 सवाल है कि बर्तनों की सतह पर न चिपकने वाली जो नॉन स्टिक बहुलक हैं, क्या कहलाते हैं? बताइए। जो नॉन टेफ्लॉन होता है, जो न चिपकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 47 सवाल। 47 सवाल है कि प्राकृतिक जो रबड़ होते हैं, नेचुरल जो रबड़ होते हैं, निम्नलिखित में से किसका बहुलक होते हैं? बताइए। पॉलीमेर होते हैं, किसका? बताएंगे। तो रबड़ की बात हो रही है, प्राकृतिक रबड़ की बात हो रही है, तो आइसोप्रीन का प्राकृतिक है। आइसोप्रीन बता दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये भी सही होगा। 48 सवाल। 48 सवाल है कि रुई और कागज मुख्य रूप से किसके प्राकृतिक बहुलक हैं? बताइए किसके प्राकृतिक बहुलक हैं? सेलुलोज के होंगे, है ना? नॉर्मल बात है। चलिए 49 सवाल कि बिस्फेनॉल बिस्फेनॉल ए का प्रयोग जो है मुख्य रूप से किस सामग्री के विकास में किया जाता है? बता सकते हैं? तो हम बताएँगे इसका जो है हम लोग क्या कहाँ करते हैं पता है? एक रासायनिक जैसे खाद्य जो होते हैं, खाद्य सामग्री में होते हैं, उसके विकास के लिए हम प्रयोग करते हैं, या फूड पैकिंग जो होते हैं, जिसे हम बोलते हैं फूड पैकिंग, उसी को बोलते हैं, उसमें हम करते हैं, पैकिंग में करते हैं। चलिए 50वां प्रश्न है। 50वां प्रश्न क्या है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन-सा है? बताइए, कार्बनिक यौगिक। तो हम बताएँगे सेलुलोज, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। 51 प्रश्न है। 51 है कि रबड़ के वल्कनीकरण की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो चार्ल्स गुडईयर ने की थी, 1839 में की थी। चलिए अगर बात करते हैं 52 सवाल। डायनामाइट का मुख्य संघटक रसायन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नाइट्रोग्लिसरीन है, याद रखिएगा। नाइट्रोग्लिसरीन है, ये भी बात मान के चलिए। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 52 है सवाल, क्या है? डायनामाइट, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे चलते हैं। 53 सवाल है। 53 है कि किस विस्फोटक को जो है नोबल तेल के नाम से जाना जाता है? नोबल तेल के नाम से किसे जानते हैं? TNG को जानते हैं। TNG को, जिसे हम T से ट्राई, N को नाइट्रो और G से ग्लिसरीन। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी है। अगर मान लीजिए 54 सवाल पूछते हैं कि गन पाउडर मतलब बारूद की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? गन पाउडर का बताएंगे। तो हम बताएंगे रोजन वेकन द्वारा किया गया था। चलिए 55 क्वेश्चन में थे बारूद मुख्य रूप से किन पदार्थों का मिश्रण है? पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का है। चलिए ये भी सही है। फिर से सवाल क्या है कि किस रासायनिक यौगिक को क्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? बताइए। तो ट्राई नाइट्रोफिनॉन को जाना जाता है, जिसे TNP बोलते हैं। चलिए 57 सवाल क्या है? विस्फोटक RDX को जो है अमेरिका
में जो है किस नाम से जाना जाता है? तो क्या बोलते हैं? साइक्लोनाइट। याद रखिए साइक्लोनाइट बोल देंगे। याद रखेंगे यहाँ पे सी वाला इधर आ गया ऑप्शन, थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया। याद रखिए बढ़िया से। जैसे देखिए आरडीएक्स का नाम ही अलग-अलग जगह पे है। जैसे यहाँ पे जो है आरडीएक्स जो है अमेरिका में आरडीएक्स बोला जाता है, जिसे हम साइक्लोनाइट बोलते हैं। और टी4 बोला जाता है, इसी का नाम है आरडीएक्स का ही टी4 नाम है। ये इटली में बोला जाता है, ठीक है? और हेक्सोजन जो बोला जाता है, ये बोला जाता है जर्मनी में, ठीक है? ये ध्यान रखना है। चलिए 58 सवाल क्या है? 58 सवाल है कि मीथेन का तेल किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? मीथेन का तेल जो है किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है बता दीजिए। 58 सवाल का बताएंगे। नाइट्रोबेंजीन बताएंगे। क्या बताएंगे? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन बता देंगे, ठीक है? चलिए 59 सवाल की बात करें। 59 सवाल है कि कड़वे बादाम के तेल में कौन सा कार्बनिक यौगिक पाया जाता है? बताइए। कार्बनिक यौगिक पाया जाता है बता देंगे, तो हम बताएंगे सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। 1 मिनट बताइए। कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, तो हम बताएँगे इसके बारे में। वैसे लीहड़ मतलब वैसे ली है, क्या बोलते रहता हूँ मैं। कभी-कभी क्या होता है लगातार बोलने से दिमाग कन्फ्यूज़ चलिए, इसके बारे में बता देते हैं और खत्म करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही है। और याद रखिएगा बेंज़ीन लीड हाइड बोलते हैं। क्लियर हो गए? इसका सूत्र अगर पूछे C6H5CH बता देंगे। ओ बता दीजिएगा। 60वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। वेल्डिंग में जो है वेल्डिंग जिसे बोलते हैं, में ऑक्सीजन के साथ कौन-सी गैस का प्रयोग करते हैं वेल्डिंग करने के लिए बताइए? तो वेल्डिंग करने के लिए कौन-सा इस्तेमाल करते हैं बता सकते हैं तो बता दीजिए। तो वेल्डिंग के लिए हम बता देंगे इसका आंसर का जवाब, प्लीज़ कमेंट करें। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इसी चलिए ये हो गया कार्बन, खत्म कार्बनिक रसायन खत्म हो गए और आपका अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या-क्या सवाल आते हैं परमाणु संरचना तक खत्म करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, वॉच करते हैं, देखते रहते हैं।